बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है द रेडियल इक्वेशन और फिर हम आगे द फ्री पार्टिकल और द थ्री डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं द रेडियल इक्वेशन से। द रेडियल इक्वेशन, जो रेडियल इक्वेशन है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है वो फॉर ऑल सिमेट्रिकल पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल वो सेम होता है। तो जो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, इट इज़ ओनली द रेडियल पार्ट विच चेंजेस द शेप, अदरवाइज द एंगुलर पार्ट इज सेम फॉर ऑल स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। सो जो रेडियल वेव इक्वेशन था वो हमारे पास ये था। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। हम लेट करते हैं यू आर, यानी यू डिपेंडिंग ऑन आर इज इक्वल टू आर इंटू आर आर। ओके, हमारे पास पहले जो इक्वेशन था वो आर की हमारा वेरिएबल आर था जो चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, यानी रेडियल पार्ट, रेडियस यू कैन से। बट नाउ आवर वेरिएबल इज यू आर विच इज इक्वल टू आर आर. So from here r is equal to u upon r. So if we take the derivative we get this value, and now if we multiply both sides with r square we will get this value, and r is cancelled with r, so we get r du dr, and r square is cancelled with r square, we get this. Okay, in again now we have r square dr equal to this, but we have what, ddr. So now हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आया ये तो यहाँ पे हमारे पास ddr भी है, तो इसका ddr भी ले लेते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं इस साइड को भी और इस साइड को भी विद रिस्पेक्ट टू r. तो ये जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो इसकी जो डेरिवेटिव है r को एज इट इज़, इसकी डेरिवेटिव, फिर r की डेरिवेटिव 1 है, इसकी डबल डेरिवेटिव, सॉरी इसकी ये r एज इट इज़, इसकी डबल डेरिवेटिव, फिर ये r1 है और ये फिर एज इट इज़, ये मतलब प्रोडक्ट रूल है, सही है। और फिर इसकी डेरिवेटिव du dr आ जाएगा, ये du ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। सो दिस टर्म इज़ नाउ इक्वल टू दिस। अब ये जो वैल्यू है हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में इसकी जगह हम पुट करेंगे। तो और इसी तरह जो है r की जगह फिर u अपॉन r पुट करेंगे। तो पहली पार्ट में हमने ये पुट किया और दूसरे पार्ट में जहाँ पे r लिखा था वहाँ पे हमने u अपॉन r लिख दिया। ये देखिए जहाँ पे r लिखा था u अपॉन r लिख दिया, और बाकी यहाँ पे भी u अपॉन r स्क्वायर आ गया। ये देखिए यहाँ पे r था, यहाँ पे इसकी जगह भी हमने u अपॉन r लिख दिया, ll+1 r की जगह u अपॉन r, दिस इज़ नॉट स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इट इज़ u अपॉन r। ओके, लेट्स सी कि ये स्क्वायर कहाँ से आया। ये स्क्वायर इस स्टेप में नहीं है, अगले स्टेप में जब हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को r से तो ये स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको माइनस कर दे, इसको मतलब आपने मिटा देना है, सही है। तो d2u dr2, यहाँ पे आपने r पे डिवाइड किया तो यहाँ से r कैंसिल हो गया, यहाँ से एक r इस r के साथ कैंसिल हुआ, एक जब आपने डिवाइड किया तो कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास आ गया। और ये पहले u अपॉन r था, ये स्क्वायर गलती से आया था, तो अब u अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं h स्क्वायर अपॉन 2m को बोथ साइड से, तो ये हमारे पास यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो -h²/2m, और यहाँ से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है इसको अब हम एक बॉक्स में लिख देते हैं। अच्छा, इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये जो टर्म है इसको भी इस साइड पे ले आते हैं और EU को दूसरे साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब दिस इज कॉल्ड व्हाट, द रेडियल इक्वेशन। इट इज़ आइडेंटिकल इन द फॉर्म टू द वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सेप्ट दैट द इफेक्टिव पोटेंशियल कंटेन्स एन एक्स्ट्रा पीस। यहाँ देखें हमारे पास जो रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन था वो क्या था, -h²/2m del psi
डेल साई डेल आर एंड डेल एक्स था, मतलब 1 डायमेंशन में डेल साई डेल एक्स। अब ये 3 डायमेंशन में हो गया और स्फेरिकल है तो यहाँ पे सिर्फ यू आ गया, बाकी यहाँ वहाँ पे भी वी आर साई था और फिर ई साई था, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। इसे ये पूरा जो है इसको हम इफेक्टिव पोटेंशियल कहते हैं, और सिर्फ ये जो टर्म है ये एक्स्ट्रा पीस है विच इज़ कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल टर्म, और इट टेंड्स टू थ्रो द पार्टिकल आउटवर्ड अवे फ्रॉम द ओरिजिन जस्ट लाइक द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, ये जो टर्म है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि हाउ द पार्टिकल इज थ्रोन आउटसाइड द स्फेयर और फ्रॉम द ओरिजिन। सो द नॉर्मलाइज कंडीशन बिकम्स दिस, ये जो है 1 के इक्वल है। वी कैन एवेलुएट दिस इफ़ स्पेसिफिक पोटेंशियल वी आर इज़ प्रोवाइडेड। तो ये हमारा रेडियल पार्ट हो गया, ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई। ओके, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर डिफरेंट हमारे पास जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है हमारा द फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। देखें, फॉर फ्री पार्टिकल वी आर इज 0, जिसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। द रेडियल इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड बाय दिस, ये जो वी आर था इसको 0 कर दे तो ये हमारा रेडियल इक्वेशन होगा। अब -2m और h कट स्क्वायर को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो dtu dr2 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये टर्म बचेगी और यहाँ पे फिर ये आ जाएगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। इसमें 2me और h स्क्वायर को हम k स्क्वायर लिख देते हैं तो यहाँ पे k स्क्वायर लिख दिया, और इसके बाद द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, और इसकी जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है वो ये है। इसमें AR JL KR और फिर BR NL KR, यहाँ पे JLX जो है वो क्या है, द स्फेरिकल बेसल फंक्शन है ऑफ ऑर्डर L, एंड NLX इज स्फेरिकल न्यूमन फंक्शन ऑफ ऑर्डर L। दे आर डिफाइंड एज, अब इन दोनों फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। JLX माइनस x रेज पावर टू L 1/x ddx रेज पावर टू L sin x अपॉन x, और NLX जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, माइनस x रेज पावर टू L 1/x ddx L cos x अपॉन x। ये दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन है, स्फेरिकल बेसल फंक्शन एंड स्फेरिकल न्यूमन फंक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम L हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो अगर 0 हो, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 हो, तो यहाँ पे ये 0 0 आप पुट कर दे तो आपके पास बाकी सब कुछ तो 1, यहाँ पे sin x अपॉन x आ जाएगा। सो J0x इज इक्वल टू sin x अपॉन x, और J1x अगर आप 1 1 पुट कर दे तो आपके पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी J1x इज इक्वल टू sin x अपॉन x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x। इसकी डेरिवेटिव आप ले लें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और J2x, इसके लिए आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना एंड 2 2 पुट कर दे, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दे और एक दफ़ा आप इसकी डेरिवेटिव ले। तो डेरिवेटिव जब आप लेंगे, क्वोशंट रूल आप मतलब प्रोडक्ट रूल आप यूज़ करें, sin x को एज इट इज़ लिखे और इसकी डेरिवेटिव मतलब -1/x स्क्वायर है, और फिर प्लस इस x को एज इट इज़ लिखे और sin x की डेरिवेटिव cos x है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम आगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर था, एक दफ़ा यहीं पे लिखा और एक यहाँ पे लास्ट में हमने लिख दिया। अब ये जो हमने लिखा है इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारे पास ये x cos x आ जाएगा और इसका x को कैंसिल माइनस sin x बचेगा, और ये एज इट इज़, फिर ये x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये हम एज इट इज़ रखते हैं, इसकी डेरिवेटिव लेते हैं, सही है। इसकी डेरिवेटिव पहले तो इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा अपॉन x रेज़ पावर टू 4, और फिर यहाँ पे इस पर जो है इसी तरह से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, तब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और मज़ीद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये x x के साथ कैंसिल हो जाएगा और दूसरा x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब बचेगा, और ये जो है हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये सिंपल डिफरेंशिएशन है जिसको आप आसानी के साथ कर सकते हो, एंड सो ऑन। ये तो हमने J2 निकाल दिया, J3 निकाल सकते हैं, J4 निकाल सकते हैं, सही है। सो द फर्स्ट फ्यू स्फेरिकल बेसल एंड न्यूमन फंक्शंस JNX एंड NLX आर गिवन हेयर।
यहाँ पे JLX और NLX यहाँ पे कुछ गिवन है, ये है J0X, J1X और J2 जो हमने ये किया था, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दिस वन इज इक्वल टू दिस। ओके, और जो स्फेरिकल न्यूमन फंक्शन है उसमें जब आप 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी, 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और 2 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फॉर स्मॉल x वेयर साइन x इज इक्वल टू, अच्छा साइन x को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा ना। अब स्मॉल x के लिए तो ये सारे टर्म्स जो हैं 0 को अप्रोच करेंगे, सही है। तो आपके पास जो है सिर्फ क्या बचेगा, अच्छा ये साइन हुआ और ये कॉस हुआ, तो साइन के लिए फिर क्योंकि साइन x और x दोनों इक्वल होते हैं, फॉर स्मॉल एंगल द साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू द एंगल, सो x अपॉन x 1 आ जाएगा, और कॉस जो है फॉर स्मॉल एंगल ये 1 होता है, सो ये 1 अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। ओके, नोटिस दैट बेसल फंक्शन आर फाइनाइट एट द ओरिजिन बट न्यूमन फंक्शंस आर डाइवर्ज। ओरिजिन पर ये जो है क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लेकिन ये क्योंकि आप 0 पुट करेंगे तो ये डाइवर्ज कर देगा, सही है। सो इसलिए हम सिर्फ कौन सा फंक्शन लिख देते हैं, सिर्फ स्फेरिकल बेसल फंक्शन हम लिखेंगे, क्योंकि वो जो है डाइवर्ज करता है नियर ओरिजिन, सही है। तो ओनली द स्फेरिकल बेसल फंक्शन कंट्रीब्यूट टू आइगन फंक्शन ऑफ द फ्री पार्टिकल। जो आइगन फंक्शन होगी फ्री पार्टिकल r थीटा फाई, उसमें हमारे पास ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है या जो एंगुलर पार्ट है वो तो सबके लिए सेम है, लेकिन रेडियल पार्ट इसका हमने सॉल्व किया, क्या आया, AJLKR हमारे पास आ गया, वेयर JL इज स्फेरिकल बेसल फंक्शन, जिसकी डेफिनेशन हम ऊपर कर चुके हैं, जिसको आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, और ये भी हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि इसको हम कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से आपके सामने जो है एक इक्वेशन है किस चीज़ की, मतलब वेव फंक्शन है फ्री पार्टिकल की व्हेन इट इज़ इन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो नाउ k जो है किसकी इक्वल था, 2m e k अपॉन h कट, यहाँ से आप e k निकाल दो तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है इसमें आप देखें वेरीज कंटिन्यूसली द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ आ फ्री पार्टिकल इज़ इन्फिनिटली डीजेनरेट। ये वही है जो फ्री पार्टिकल मैंने आपको शुरू में समझाया था कि k की जो डायरेक्शन है वो अगर चेंज हो जाए, क्योंकि k जो है 3 डायमेंशन में है, kx ky kz, तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे हमें जो है डिफरेंट वेव फंक्शंस मिलेंगे, लेकिन एनर्जी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, एनर्जी सेम मिलेगी, और ये और डिफरेंट ओरिएंटेशंस जो है हम इन्फिनिटली ये वेरी कर सकता है, तो हमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेव फंक्शंस मिलेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, बिकॉज द एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। सो देयरफॉर द एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज इन्फिनिटली डीजेनरेट। दिस इज बिकॉज ऑल ओरिएंटेशंस ऑफ k इन स्पेस करिस्पॉन्ड टू द सेम एनर्जी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द फ्री पार्टिकल, जो हमने शुरू में पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ओके, अब रिमार्क्स कुछ है जिसमें अगर हम एनर्जी को देखें, ये हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों में हमारे पास एनर्जी सेम है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वहाँ पे हमारे पास जो वेव फंक्शन था एक्सपोनेंशियल आइटा के आर था, लेकिन यहाँ पे वेव फंक्शन क्या है, JLKR YLM थीटा फाई। अब क्या है कि वेव फंक्शन आर इक्विवेलेंट सिंस वी कैन एक्सप्रेस आ प्लेन वेव एक्सपोनेंशियल आइटा के आर इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल वेव स्टेट्स। स्फेरिकल वेव स्टेट्स मतलब ये जो वेव फंक्शन है इसको हम इस इन टर्म ऑफ दिस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, in particular we can generate plane waves from a linear combination of spherical states that have the same k but different values of। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पे देखा कि the spherical coordinates हमने the wave function are given in terms of Cartesian coordinates of length this, and in terms of the spherical coordinates by spherical waves this, we can however show that both set of wave functions are equivalent since we can express a plane wave in terms of spherical wave states। तो ये हम जो है कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल आइटा के आर है वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल वेव फंक्शन है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ओके, थर्ड टॉपिक हमारा है 3 डायमेंशनल स्क्वायर पोटेंशियल वेल। इसमें हम देखते हैं कि एक सपोज़ एक स्फीयर है इनफाइनाइट
स्फेरिकल वेल है, सही है। अच्छा, ये हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स पढ़ा था, ठीक है। अब एक स्फेयर कंसिडर कर दो, सही है, जिसके वहाँ पे हमने फ्रॉम 0 to L देखा था। यहाँ पे ए जो है, क्योंकि ओरिजिन से ए तक जो है अगर आर है यानी स्फेयर की रेडियस है तो उसके अंदर जो है पार्टिकल फ्री है, लेकिन अगर ए से ग्रेटर है तो पार्टिकल जो है वहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो पार्टिकल वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए आउटसाइड वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। और इनसाइड जो रेडियल इक्वेशन होगी वो ये होगी, जिसके लिए पोटेंशियल क्या है, 0 है, जिस तरह यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप इसको 0 ले लें। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड्स को 2m और h कट स्क्वायर के साथ, तो आपको जो है ये हासिल होगा। अब इसको यहाँ पे ले आए तो, या ये टर्म इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी, और इसमें 2me और h कट स्क्वायर की जगह हमने k स्क्वायर लिख दिया। अब जो जनरल सॉल्यूशन है इसकी वो भी उसी तरह है जिस तरह पिछला था फ्री पार्टिकल के लिए। ये हमारा स्फेरिकल बेसल फंक्शन है और ये स्फेरिकल न्यूमैन फंक्शन है। इसमें जो अब इसके जो फार्मूले वगैरह है वो फ्री पार्टिकल में हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप इसको देख लें। ओके, जब हम इसको सब्जेक्टिंग टू बाउंड्री, अच्छा बाउंड्री कंडीशंस जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारी बाउंड्री तो मतलब ए है ना, मिसाल मैंने कहा कि अगर इस तरह स्फेयर हो तो ए जो है हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर पार्टिकल फ्री है, इसके बाहर जो है पार्टिकल नहीं जा सकता, पोटेंशियल जो है इनफाइनाइट है। तो व्हेन आर इज़ इक्वल, अगर ये आर क्या हो, लेस एंड इक्वल टू ए हो, तो वहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, सही है। नहीं, वहाँ पे हमारी जो वेव फंक्शन है वो भी 0 होगी, सही है, क्योंकि आउटसाइड जो है पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वेव फंक्शन हमारी 0 होगी। अच्छा, अब एक केस हम लेते हैं L = 0, यानी अपना अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसको हम 0 ले लेते हैं, सही है। तो इसको जब हम 0 लेंगे, अब इक्वेशन 2 हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे इक्वेशन 2 ये है हमारी, L को आप 0 ले ले तो d2u dr2 = -k²u। तो इसका जो इसको तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सोल्यूशन है वो a sin kr + b cos kr है। इसकी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी हमने इसको डिस्कस किया था। अच्छा, द एक्चुअल रेडियल फंक्शन इज़, अब एक्चुअल रेडियल फंक्शन तो u/r है, r = u/r, तो यहाँ से u/r किसकी इक्वल है, r × r, सही है। तो इसके जगह जो है अगर हम क्या लिखे, r लिखे, तो फिर यहाँ से क्योंकि इसकी जगह r आ जाएगा ना, अब r को वहीं पर रहने दे, ये दूसरा r दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो ये जो cos kr/r है ये डाइवर्ज होगा ओरिजिन पे, ठीक है, और ये तो 1 आ जाता है, मतलब वैल्यू a आ जाती है। तो ये डाइवर्ज हो जाएगा व्हेन r टेंड्स टू 0, सो वी मस्ट चूज b = 0, b को हम 0 लेंगे। ओके, सो द बाउंड्री कंडीशन देन रिक्वायर्स, अच्छा फिर बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, ये तो 0 है आउटसाइड या a = 0 पे। अच्छा, a = यहाँ पे हमने देखा था अगर हम r किसकी इक्वल ले, a के इक्वल ले या a = 0 पे, तो यहाँ पे ये जो आउटसाइड है ये 0 है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने देखा था बाउंड्री कंडीशन कहाँ लगाई थी हमने, एट a इट इज़ 0। हाँ, ओके, तो ये हमारे पास, अच्छा तो फिर जब ये 0 है, अब a sin kr किसके इक्वल आया, 0 की इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से a तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर sin ka किसकी इक्वल है, sin ka = 0, ये है sin ka = 0। तो यहाँ से ka = n π और फिर a = n π/k, ठीक है, या k = n π/a, ठीक है। तो जो एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू थी ये थी k² h² 2m a², तो k की जगह हम n² π² a² लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी एनर्जी। नॉर्मलाइजिंग, अच्छा जब हम नॉर्मलाइज करते हैं वेव फंक्शन को, u all यील्ड्स a = 2π, और a की वैल्यू भी हम नॉर्मलाइजेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो a की वैल्यू है ना, यहाँ पे
ये जो a की वैल्यू है इसको जब हम नॉर्मलाइज करके निकालते हैं ना वेव फंक्शन को, तो 2/a² आ जाती है। तो इस तरह से आर किसकी इक्वल है, 2/a sin n पाई r/a इंटू आर, क्योंकि यू आर हमारा ये था ना a sin k r, वो b तो ज़ीरो हो गया था। तो अब u की जगह आप क्या लिख सकते हो, r/r, ठीक है। ये r दूसरी तरफ हम, क्योंकि यू आर किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है। यहाँ देखें यू आर इज इक्वल टू आर, तो r दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो ये वैल्यू आ गई। अब टेकिंग द एंगुलर पार्ट, अब एंगुलर पार्ट तो मैंने कहा कि स्फेरिकल सिमेट्रिक जितने भी पोटेंशियल्स हैं सबके लिए जो एंगुलर पार्ट है वो सेम होता है। और y00 हम निकाल चुके हैं, वो किसकी इक्वल है, 1/4 के इक्वल है, जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स का जो हमने फॉर्मूला लगाया था, ये स्फेरिकल हार्मोनिक हम पहले निकाल चुके हैं। सो वी कंक्लूड, अच्छा 0 क्यों, क्योंकि हमने l 0 लिया है, और फॉर l इज इक्वल टू 0 m इज़ ऑल्सो 0। यहाँ पे हमने शुरू से कौन सा कंडीशन ले लिया, कंडीशन हमने ये लिया कि l क्या है, सपोज l 0 है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने लिखा था। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास। अब वी कंक्लूड दैट फॉर साई n वेयर m and l are 0, this is the radial part and this is the angular part. The radial part we have discussed is this one, and the angular part is this one. So this, if we simplify this, we get this one. So this is what, this is the wave function for a particle which is in a spherical potential well, ठीक है। ये स्फेरिकल पोटेंशियल वेल होगा तो ये होगी पार्टिकल, ठीक है। ओके, तो ये है आज का हमारा टॉपिक, सही है। स्फेरिकल वेल पोटेंशियल हमने देखा, ठीक है। ये है डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्क्वायर पोटेंशियल, और इसमें जो हमारी मतलब पार्टिकल की जो वेव फंक्शन होगी, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, वो ये होगी फॉर l इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 0।